फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें जेनिफर वॉल्टर को दिखाया जाता है जो पेशे से एक वकील है। तभी वो दर्शकों को बताती है कि वो ऑलरेडी हल्क बन चुकी है, जिसके बारे में उसकी दोस्त निकी भी जानती है और कुछ ही महीने पहले ही एक घटना के बारे में बताती है जहां वो और उसका कजिन भाई ब्रूस बैनर कार से कहीं जा रहे होते हैं। तभी अचानक साकार का एक अंतरिक्ष यान उनके सामने आ जाता है, जिस वजह से उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। बैनर को कार से सुरक्षित बाहर निकलते समय जेनिफर के घाव में हल्क का खून चला जाता है, जिससे वह एक हल्क में बदल जाती है और अनकंट्रोल होकर जंगल की ओर भागने लगती है। भागते हुए वो जंगल की दूसरी ओर सिटी में पहुंच जाती है, जहां वो एक बार में जाकर फ्रेश होती है। जब वो बार से बाहर आती है तो कुछ लड़के उसे छेड़ने लगते हैं। तभी वो गुस्से में आकर उन पर हमला करने ही वाली थी कि वहां बैनर आ जाता है और जेनिफर को मैक्सिको की एक गुप्त प्रयोगशाला में ले जाता है, जिसे टोनी स्टार्क ने हल्क की चुटकी बजाने के बाद हल्क के रिकवर के लिए बनाया था। यहाँ हल्क जेनिफर के खून के सैंपल की जांच करता है और उसके खून में गामा रेडिएशंस की वजह से आई शक्तियों के आनुवांशिक स्थिति के बारे में बताता है और उसकी शक्तियों को नियंत्रित करने में उसकी मदद करने की पेशकश करता है। प्रशिक्षण पर जाने से पहले यहाँ वो ब्लड सैंपल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि वो किसी गलत हाथों में ना लगे। इसके बाद वो जेनिफर को प्रशिक्षण देना शुरू कर देता है। हालांकि जेनिफर बैनर के प्रशिक्षण को आसानी से संभालने में सक्षम थी और जल्द ही अपने गुस्से पर काबू पा लेती है और बड़ी आसानी से खुद को हल्क से जेनी और जेनी से हल्क में बदल देती है। जबकि बैनर को अपने गुस्से पर और अपने आप को कंट्रोल करने के लिए कई साल लग गए थे। यहाँ बैनर उसे समझाता है कि अब तुम भी एक सुपर हीरो हो, इसीलिए तुम्हें अपनी सामान्य जीवन को छोड़ना होगा, क्योंकि सुपर हीरो का काम ही है दुनिया को बचाना और लोगों को प्रोटेक्ट करना। लेकिन जेनिफर सुपर हीरो बनने और अपने सामान्य जीवन को छोड़ने के विचार पर नाराज़गी व्यक्त करती है। वो वापस जाने का प्रयास करती है, लेकिन बैनर उसे रोकने लगता है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। आखिर में बैनर अनिच्छा से वॉल्टर्स की इच्छाओं का स्वीकार करता है और उसे वापस अपनी लाइफ में जाने देता है और उसे विदा करता है। जेनिफर वर्तमान में वापस आकर अदालत में जज के सामने केस के सिलसिले में ज़बरदस्त स्पीच देती है, लेकिन तभी वहां सुपर पावर्ड इन्फ्लुएंसर टाइटेनिया नाम की महिला आकर हिंसक रूप से दीवार फोड़ देती है और सब पर हमला करने लगती है, जिसे देख जेनिफर अपनी सैंडल उतारकर हल्क में बदल जाती है और बड़ी आसानी से उसे हरा देती है। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर ने टाइटेनिया को हराने के बाद जेनिफर को जनता द्वारा शी हल्क नाम की एक नई सुपर हीरो के रूप में प्रतिष्ठा मिलती है। न्यूज़ में हर तरफ उसी की बातें होती है कि किस तरह कोर्ट में उसने जूरी मेंबर्स को बचाया है। लेकिन जेनिफर के लिए शी हल्क बनना बहुत निराशाजनक लगता है। तभी वह उसका बॉस आता है और उसे बताता है कि GLK और H कंपनी ने उस केस को एक नाजायज़ केस घोषित किया, क्योंकि वो एक शी हल्क बन गई और जूरी की जान बचाई। इसीलिए GLK और H कंपनी ने दलील दी कि जूरी ने जेनिफर की तरफदारी करते हुए केस का फैसला उसके फेवर में दिया है। इसीलिए वो केस हार चुके हैं और अब शी हल्क बनने के बाद वह DA ऑफिस के लिए एक बोझ बन गई है। इसीलिए उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। वो नया काम खोजने की कई कोशिशें करती है, बट उसे कोई भी जॉब नहीं मिलती। रात को वो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है, तब उसके डैड उसे समझाते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जिस बात का तुम्हें डर था वो हो चुका है और अब इस तरह पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि वो शी हल्क है। हालांकि तुम्हारी जॉब चली गई, लेकिन तुम ठीक हो, ये अच्छी बात है। अगले दिन एक बार में मिस्टर हॉलीवे जेनिफर से मिलते हैं और उसे अपने GLK एंड H कंपनी में सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन के हेड के रूप में जॉब ऑफर करते हैं,
क्योंकि हॉलीवे को लगता है कि जीएलके एंड एच के खिलाफ केस जीतना आसान नहीं होता, लेकिन जेनिफर ने उसे जीत लिया था। हालांकि हॉलीवे ने उसे केस को नाजायज़ घोषित करवा दिया, लेकिन वो जेनिफर से बेहद इम्प्रेस थे, इसलिए वो चाहते थे कि जेनिफर उसकी कंपनी के लिए काम करे। जेनिफर इस शर्त पर जॉब स्वीकार करती है कि वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त निकी रामन्स को उसकी लीगल असिस्टेंट के रूप में जॉब पर रखेगी। जॉब के पहले दिन जेनिफर को पता चलता है कि हॉलीवे चाहते हैं कि वह ऑफिस और कोर्ट में शी हल्क के रूप में ही काम करे, क्योंकि उनके सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन के लिए उन्हें एक हल्क लॉयर चाहिए। यह उसका पहला केस एमएल ब्लॉस्की के पेरोल के लिए प्रतिनिधित्व करना है। हालांकि इनक्रेडिबल हल्क में मिस्टर ब्लॉस्की ने उसके कज़न बैनर को मारने की कोशिश की थी। इस कारण शुरू में जेनिफर केस लेने के लिए इनकार करती है, लेकिन हॉलवे उसे बताते हैं कि ये केस नहीं लिया तो आपकी जॉब भी चली जाएगी। इसलिए ना चाहते हुए भी जेनिफर हॉलवे को सोचने के लिए समय मांगती है और ब्लॉस्की की याचिका सुनने के लिए जेल में उससे मिलने चली जाती है। Sign here. ब्लॉन्स्की उसे बताते हैं कि वो एक अच्छा सोल्जर था, लेकिन उसके शरीर में सुपर सोल्जर सिरम डाली गई, जिसकी साइड इफ़ेक्ट के चलते उसके हाथ बेहद तबाही हुई, जिसका उसे अब बेहद पछतावा है। वो कहता है कि हल्क से उसकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, तुम्हारी गवर्नमेंट ने ही उसे हल्क को मारने के लिए कहा था, लेकिन आज हल्क उनकी नज़र में हीरो है और मैं एक विलन हूँ। ब्लॉन्स्की की बात सुनकर जेनिफर उसे एक मौका देना चाहती है, इसीलिए वो बैनर को कॉल करती है और ब्लॉस्की की केस लेने के बारे में बताती है। बैनर जेनिफर को मिली जॉब के लिए बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि ब्लॉस्की की केस से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जेनिफर इस बात से अनजान होती है कि बैनर साकार की स्पेसशिप में किसी ज़रूरी काम से अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है। अब जेनिफर केस को स्वीकार करने के लिए हॉलवे को फ़ोन करती है, लेकिन तभी न्यूज़ में दिखाया जाता है कि ब्लॉस्की जेल से भाग चुका है और एक अंडरग्राउंड फ्लाइट क्लब में भाग लेने के उसके वीडियो फुटेज लीक हुआ है और सवाल किया जा रहा है कि आखिर ब्लॉन्स्की उर्फ एब्नोमेशन इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद जेल से कैसे भागा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि पूरे मीडिया में ये खबर छाई होती है कि शी हल्क ने ही ब्लॉन्स्की को हाई सिक्योरिटी जेल से भगाने में हेल्प की है। ये सब देखकर जेनिफर वॉल्टर ब्लॉन्स्की को मिलने जेल जाती है और उससे पूछताछ करती है, तो ब्लॉन्स्की उसे बताता है कि सॉसर सुप्रीम वोंग ने अपने काम के सिलसिले में उसे जेल से बाहर निकाला था, लेकिन वो खुद की मर्जी से जेल में वापस लौट आया है। इसके बाद जेनिफर वॉल्टर्स अपने असिस्टेंट निकी की मदद से वोंग से संपर्क करने का प्रयास करती है। वही ब्लॉस्की के वकील के रूप में शी हल्क की नियुक्ति की खबर सार्वजनिक विवाद को जन्म देती है। जेनिफर वॉल्टर्स के पूर्व सहयोगी डेनिस ब्लॉस्की अपनी पूर्व प्रेमिका रूना से जुड़े मामले के लिए सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन का रुख करते हैं। रूना न्यू एस्गार्ड से थी, जिसके पास खुद को किसी भी रूप में बदलने की सुपर पावर थी। उसने फेमस सिंगर मेगन स्टॉलॉन का प्रतिरूप लेकर डेनिस को धोखा दिया था। ये मामला जेनिफर वॉल्टर्स के सहकर्मी ऑगस्टिस पर्क पुग्लिसे को सौंपा जाता है। अब वोंग जेनिफर वॉल्टर्स से मिलता है और ब्लॉस्की को पेरोल सुनवाई में गवाही देने के लिए सहमत होता है। अगले दिन जूरी के सामने सुनवाई के दौरान वोंग उपस्थित होते हैं और अपना बयान देते हैं और कहते हैं कि उसने एक ज़रूरी काम के लिए ब्लॉन्स्की को जेल से बाहर निकाला था, क्योंकि वोंग को खुद को सुप्रीमो साबित करने के लिए किसी ऐसे ही शक्तिशाली ताकत से लड़ाई करनी होती है। इसीलिए वोंग ने ही उसे जेल से बाहर निकाला था और एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब में उससे लड़ाई की थी, जिसके वीडियो फुटेज मीडिया में लीक्ड हुई थी। अब वोंग के साथ साथ कई अन्य गवाह भी ब्लॉन्स्की के फेवर में अपने बयान देते हैं, लेकिन जूरी कहती है कि ब्लॉन्स्की से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अबोमिनेशन दुनिया के लिए खतरा है। इसलिए ब्लॉन्स्की सबके सामने अबोमिनेशन के रूप में बदल जाता है और खुद को नियंत्रित रखने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता है, जिससे ब्लॉन्स्की को पेरोल पर रिहा कर दिया जाता है। लेकिन उसे इस शर्त पर रिहा किया जाता है कि वो फिर कभी अबोमिनेशन में नहीं बदलेगा और हमेशा अपना इनहिबिटर पहने रखेगा, और अगर वो ऐसा करता है तो उसे फिर से जेल में डाल दिया जाएगा।
के बाद जेनिफर वॉल्टर्स पग को उसका केस जीतने में मदद करती है और डेनिस की अच्छाई के बारे में बताती है। कोर्ट में रूना जज का रूप लेकर बैठी होती है, इसलिए जज का रूप बनाकर उसका मजाक उड़ाने के लिए उसे 60 दिन की सजा सुनाई जाती है और साथ ही डेनिस के खर्च किए गए $1,75,000 मुआवजे के रूप में लौटाने को कहती है। इसके बाद शी हल्क के रूप में वॉल्टर्स अपनी कहानी बताने के लिए एक टेलीविजन को इंटरव्यू देती है। बाद में घर जाते समय वॉल्टर्स पर एस्गार्ड के निर्माण किए गए उपकरणों से लैस 4 लोग हमला कर देते हैं, जो उसके खून का एक नमूना चुराने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह उनसे लड़ती है और चारों को बेहद ही बेहतरीन अंदाज में पीटती है। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। 4th एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक मैजिक शो दिखाया जाता है जहां टोनी ब्लेज नाम का एक जादूगर अपने मैजिक को परफॉर्म कर रहा होता है। दरअसल टोनी ब्लेज कमरताज से था। वो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह जादू सीख रहा था, लेकिन उसे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए कमरताज से निकाल दिया गया। यहाँ वो मेडिसन नाम की एक महिला दर्शक को एज अ वॉलंटियर बुलाता है और स्लिंग रिंग से एक पोर्टल ओपन कर उसे दूसरे आयाम में भेज देता है। इसके बाद हमें काठमांडू नेपाल यानी कि कमरताज में वोंग को दिखाया जाता है, जहां वो अपनी पसंदीदा वेब सीरीज द सोप्रानोस देखकर चिल कर रहा होता है। तभी वहां एक पोर्टल खुलता है और मेडिसन वहां टपक जाती है। वो बेहद नशे की हालत में होती है। वोंग उसे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई, तो वो बताती है कि टोनी ब्लेज नाम के जादूगर ने मुझे एक अलग आयाम में भेजा था, जहाँ एक बात करने वाली बकरी ने मेरे खून की 6 बूंदे के बदले में मुझे लावा के गड्ढे से बचाया और जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ पहुँच चुकी थी। ये सब सुनकर वोंग जेनिफर से संपर्क करता है और ब्लेज को सबक सिखाने और उसे एक उदाहरण बनाने में उसकी मदद मांगता है, ताकि उसके जैसे लोग मैजिक आर्ट्स का दुरुपयोग ना कर सके। इसलिए वे उसके खिलाफ कानूनी मामला शुरू करते हैं, लेकिन वो कोर्ट में जादू को गैर कानूनी साबित नहीं कर पाते, ना ही जादू से किसी को खतरा है इस बात का सबूत दे पाते हैं। हालांकि वोंग जज के सामने अपना बयान देता है और पूरी कोशिश करता है, लेकिन जज उससे सबूत मांगती है, पर वोंग फिलहाल इसका कोई सबूत नहीं दे पाता। इसलिए जज टोनी ब्लेज को छोड़ देती है और जेनिफर से कहती है कि और कोई सबूत हो तो लाओ। इस केस का फैसला कुछ हफ्तों बाद सुनाया जाएगा। तब जेनिफर कहती है कि टोनी ब्लेज के जादू की वजह से कोई दुर्घटना ना हो, इसीलिए केस का फैसला आने तक उसके मैजिक शोज पर रोक लगाई जाए। लेकिन जज भी ब्लेज की मैजिक से इम्प्रेस थी, इसलिए ब्लेज को मैजिक शो की इजाज़त दे देती है ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। इस बीच जेनिफर अपने सोशल लाइफ का विस्तार करने की उम्मीद में एक डेटिंग ऐप पर जेनिफर वॉल्टर नाम से एक प्रोफाइल बनाती है, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिलती। इसलिए वह इस प्रोफाइल को शी हल्क नाम से बदल देती है। जैसे ही वो नाम बदलती है, बेहद से लड़के उसे डेटिंग के लिए अप्रोच करते हैं और वो उनसे मिलने भी जाती है। उनमें से एक डॉक्टर से वो डेट करना शुरू कर देती है। वहाँ ब्लेज अपने एक मैजिक शो में गलती से राक्षसों के झुंड का पोर्टल खोल देता है और देखते ही देखते बेहद से बैट जैसे दिखने वाले राक्षस वहाँ आ जाते हैं और सब लोगों पर हमला करने लगते हैं। ये सब देखकर टोनी ब्लेज घबरा जाता है और एक पोर्टल खोलकर वोंग के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। वोंग इन बैट से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेहद सारे होते हैं, इसलिए वो जेनिफर से कांटेक्ट करता है, लेकिन जेनिफर अपनी डेट पर बिजी थी, इसलिए वो कॉल नहीं उठाती। तो वोंग एक पोर्टल ओपन कर सीधा जेनिफर के पास आता है और उसे अपना साथ चलने को कहता है। अब जेनिफर और वोंग दोनों मिलकर इन बैट्स की जमकर धुलाई करते हैं और एक एक कर सबको एक पोर्टल से दूसरे आयाम में भेज देते हैं। इसी दौरान जेनिफर आखिरी बैट को पकड़कर ब्लेज को उसके आदेश का पालन करने की धमकी देती है कि वो और कोई मैजिकल शो नहीं करेगा। इसके बाद आखिरी बचे बैट को भी वो लोग दूसरे आयाम में भेजकर पोर्टल बंद कर देते हैं। अगले दिन जेनिफर को न्यूज़ से पता चलता है कि टाइटेनिया को मुक्त कर दिया गया है और वह उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर रही है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि जेल से रिहा होते ही टाइटेनिया ने अपनी कंपनी में बनाए गए न्यू ब्यूटी प्रोडक्ट्स के उत्पादों के लिए शी हल्क नाम का ट्रेडमार्क किया ताकि उसे और ज़्यादा मुनाफा हो, और वॉल्टर्स के ऊपर बिना बताए उसका ट्रेडमार्क यूज़ करने का केस किया, जिससे जेनिफर बेहद नाराज़ हो जाती है। इधर हॉलवे जेनिफर को चेतावनी देता है कि उसे इस केस को शीघ्रता से निपटने की आवश्यकता है
और एज अ लॉयर वो खुद का केस नहीं लड़ सकती, इसीलिए इस मामले के लिए वो मैलरी बुक को उसके वकील के रूप में नियुक्त करता है। दूसरी तरफ निकी और पग जेनिफर के लिए सुपर हीरो सूट बनवाने के लिए एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर लुक जेकबसन के पास जाते हैं और उसकी अपॉइंटमेंट लेते हैं, क्योंकि जेकबसन ही वो बंदा है जो सिर्फ सुपर हीरोज़ के ही ड्रेस डिज़ाइन करता है। इधर मैलरी और जेनिफर शी हल्क ट्रेडमार्क को फिर से हासिल करने की उम्मीद में टाइटेनिया का कोर्ट में मुकाबला करने का फैसला करते हैं। अगले दिन कोर्ट में टाइटेनिया के लॉयर जज से कहते हैं कि टाइटेनिया के पास शी हल्क का ट्रेडमार्क है, जिस पर जेनिफर की लॉयर मैलरी कहती है कि जिस दिन से जेनिफर वॉल्टर्स शी हल्क के अवतार में पहली बार लोगों के सामने आई, तभी से दुनिया भर के लोग इन्हें शी हल्क नाम से पहचानते हैं। इसके पहले ये नाम किसी के जहन में भी नहीं आया था। इसके जवाब में टाइटेनिया के लॉयर एक वीडियो क्लिप पेश करते हैं जिसमें शी हल्क कहती है कि उसका नाम जेन है, शी हल्क नहीं, और शी हल्क ये नाम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसके जवाब में मैलरी भी एक वीडियो क्लिप पेश करती है जिसमें एक न्यूज़ एंकर को वो बता रही होती है कि उसे शी हल्क ये नाम न्यूज़ वालों ने ही दिया है, और चाहे उसे पसंद हो या ना हो, बट अब वो हमेशा के लिए एक शी हल्क है। अब दोनों पेशी की दलील सुनकर जज अगले गुरुवार को सुनवाई करने का फैसला करती है और मैलरी को और सबूत पेश करने के लिए कहती है, ताकि वो साबित कर सके कि जेनिफर पहले से ही शी हल्क नाम का यूज़ कर रही है, नहीं तो फैसला टाइटेनिया के फेवर में सुनाया जाएगा। अब जेनिफर और मैलरी अपने फार्म पे वापस जाते हैं। तभी वहाँ टॉड आ जाता है, जो शी हल्क की अनसक्सेसफुल डेट्स में से एक बंदा होता है। वो ये जानकर नाराज़ हो जाती है कि टॉड भी उसकी फार्म का एक क्लाइंट है, लेकिन उसे देखकर उसे याद आता है कि उसने शी हल्क के नाम से एक डेटिंग ऐप पर एक अकाउंट बनाया था और एज अ शी हल्क कई लड़कों से डेटिंग की। इसलिए वो कोर्ट में अपनी पहचान शी हल्क के रूप में साबित करने के लिए उनका उपयोग कर सकती है। अब अगले दिन वो सब लड़के कोर्ट में गवाही देने आते हैं और एक एक कर सब शी हल्क के फेवर में, यानी कि जेनिफर के फेवर में अपना बयान देते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने शी हल्क को डेट किया है, जिससे कोर्ट में साबित हो जाता है कि जेनिफर शुरुआत से ही शी हल्क नाम को अपनी पहचान के लिए इस्तेमाल कर रही है, जिससे वो ये केस जीत जाती है। जेनिफर उन लड़कों को गवाही देने के लिए धन्यवाद कहती है और केस जीतने की खुशी के साथ साथ मैलरी और जेनिफर की भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद वो जेकबसन से मिलती हैं और अपने लिए एक नए आउटफिट के लिए माप देती है, ताकि वो ऐसा सूट बनाए जो जेनिफर और शी हल्क दोनों की बॉडी को परफेक्ट फिट हो, क्योंकि जब वो शी हल्क से जेनिफर में ट्रांसफॉर्म होती है तो शी हल्क के पहने हुए कपड़े ढीले हो जाते हैं। अब जेकबसन उसके लिए एक सूट बनाता है और शी हल्क उसे पहनकर खुश हो जाती है, लेकिन ये सूट हमें दिखाया नहीं जाता। वहीं जेकबसन एक बॉक्स में एक मास्क वाला सूट छिपाता है, जिसका हेलमेट डेयर डेविल के मास्क की तरह दिखाई दे रहा है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है और हम जेनिफर को देखते हैं, जो जेकबसन ने डिज़ाइन किए कपड़े पहनकर अपनी एक पुरानी दोस्त लुलू की शादी में जाती है। यहाँ सब जेनिफर को शी हल्क के रूप में न्यू ड्रेस में देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। हालांकि उसकी दोस्त लुलू को ये अच्छा नहीं लगता कि शादी उसकी है और सब शी हल्क की बातें कर रहे हैं। इसीलिए लुलू चाहती है कि वो अपने हल्क रूप में होने के बजाय अपने सामान्य रूप में रहे। ये सुनकर जेनिफर थोड़ी निराश हो जाती है। इसी बीच टाइटेनिया भी इस शादी में आती है, क्योंकि वहाँ लुलू के होने वाले हस्बैंड के एक दोस्त को डेट कर रही होती है। जेनिफर लुलू से कहती है कि टाइटेनिया उससे बदला लेने आई है, लेकिन लुलू उसकी एक नहीं सुनती, जिससे वो बेहद निराश हो जाती है और ड्रिंक करने लगती है। यहाँ उसकी मुलाकात जॉश से होती है, जो लुलू का ही एक फ्रेंड होता है, जो लुलू की शादी की सेरेमनी अटेंड करने आया होता है। दोनों बात कर रहे होते हैं कि ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से जेनिफर को उल्टी आने लगती है, इसीलिए वो बाहर चली जाती है। तभी वहाँ टाइटेनिया आती है और एक पंच मारकर उसे शी हल्क बनने के लिए उकसाती है, क्योंकि वो शी हल्क से बदला लेना चाहती थी। लेकिन जेनिफर लुलू को निराश नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो खुद को कंट्रोल करती है, पर शी हल्क में ट्रांसफॉर्म नहीं होती। लेकिन टाइटेनिया के बार बार उकसाने पे वो उसकी ख्वाहिश पूरी करती है और शी हल्क में बदल जाती है। इसके बाद दोनों के बीच जमकर फाइट होती है। लड़ाई के दौरान टाइटेनिया का मेकअप उतर जाता है और दांत गिर जाते हैं, जिससे वो बेहद बदसूरत दिखने लगती है। तो सब लोग उसकी मोबाइल से फोटो खींचकर इंस्टाग्राम में डालने लगते हैं, इसीलिए वो गुस्सा होकर यहाँ से भाग जाती है। इस बीच मिस्टर रामोस, जो सुपर ह्यूमन मिस्टर इमॉर्टल के नाम से जाने जाते हैं, वो अपनी अब तक की गई 8 शादियों के तलाक के मामले के लिए यहाँ आए होते हैं।
वो बार बार अपनी मौत का बहाना बनाकर पिछली कई शादियों से छुटकारा पाकर बाहर निकल गए थे। लेकिन मामला तब और मुश्किल हो जाता है जब मिस्टर इमॉर्टल के पिछले 8 पत्नियों में से एक को दिखते हुए एक ऑनलाइन वीडियो से उसकी झूठी मौत का राज पता लगने के बाद उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाता है। इसलिए रामोस सभी 8 पत्नियों को मुआवजा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। निकी और मैलेरी सबको क्या क्या दिया जाएगा उस पर उनसे चर्चा करते हैं और रामोस के केस सुलझा देते हैं। इसके बाद वो दोनों इंटरनेट पर इंटेलिजेंशिया नाम एक साइट पर शी हल्क पर बने मीम्स को देखते हैं जिसमें शी हल्क को मारने की धमकियां लिखी होती है। निकी जेनिफर को इस बारे में बताना चाहती है लेकिन मैलेरी उसे मना कर देती है ताकि जेनिफर को कोई टेंशन ना हो, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब मीम्स है जो लोगों ने मजाक के लिए बनाए हैं, वो जस्ट ट्रोलर्स है। लेकिन निकी इसे लेकर सीरियस थी, इसीलिए वो जेनिफर को एक वॉइस नोट छोड़ती है और इस खतरे के बारे में बताती है। इसके बाद हमें एक लेबोरेटरी दिखाई जाती है जहां कोई तो है जो शी हल्क के बारे में रिसर्च कर रहा है और उनकी योजना का अगला चरण हल्किंग के लिए तैयार है, जिसके लिए उन्हें शी हल्क का ब्लड चाहिए। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर के बचपन की दोस्त लुलू की शादी के बाद जेनिफर और जॉश की अब अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। जॉश शी हल्क की जगह जेनिफर को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है, जिससे जेनिफर को बेहद अच्छा लगता है और दोनों डेट भी करने लगते हैं। लेकिन एक रात एक साथ सोने के बाद वह एक भूत की तरह गायब हो जाता है। अगली सुबह जब जेनिफर उठती है तो उसे आसपास नहीं पाकर उदास हो जाती है। वो हर दिन उसे मिस करने का मैसेज भी करती है और उसके रिप्लाई का इंतज़ार करती है, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। इसीलिए उसे लगता है कि शायद जॉश अब उसे इग्नोर कर रहा है। तभी उसे ब्लॉन्स्की के पेरोल अधिकारी का कॉल आता है, जो उसे सूचित करता है कि जो इनहिबिटर ब्लॉन्स्की को अबोमिनेशन में बदलने से रोकता है वह टूट गया है और उसे उसकी जांच करने के लिए मेडिटेशन रिट्रीट में जाना होगा जहां उसे रखा गया है। इसके बाद वह रिट्रीट पहुंचती है और ब्लॉन्स्की से मिलती है और पूछताछ कर वापस जा रही होती है कि तभी मैन बुल और एल एग्वेला की लड़ाई के दौरान एग्वेला गलती से उसकी कार पर गिरता है और उसकी कार डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए जब तक कार टो करने वाली गाड़ी नहीं आती, मजबूरन जेनिफर को वहीं रुकना पड़ता है। रिट्रीट में इंटरनेट और सेलफोन कवरेज की कमी होती है, जबकि जेनिफर जॉश के रिप्लाई का इंतज़ार कर रही होती है। नेटवर्क ढूंढते ढूंढते वह एक मेडिटेशन रूम में जाती है जहाँ ब्लॉन्स्की, मैन बुल, एल एग्वेला, पॉक्यूपाइन और सारा सेन एक ग्रुप थेरेपी सेशन में भाग ले रहे थे। अब जेनिफर भी थेरेपी सेशन ज्वाइन करती है। तभी यहाँ वो रैकर ऑफ द रैकिंग क्रू के एक बंदे को देखती है जिसने कुछ दिन पहले उस पर हमला किया था। उसे देखते ही जेनिफर को बेहद गुस्सा आता है और वो शी हल्क में ट्रांसफॉर्म होकर उसकी बेहद पिटाई करती है। लेकिन तभी ब्लॉन्स्की उसे रोकता है और उसे समझाता है कि ये एक मेडिटेशन रूम है जहाँ हम अपने गुस्से को शांत कर अपने अंदर की बुराइयों को दूर कर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं। ब्लॉन्स्की की ये बात सुनकर शी हल्क शांत हो जाती है। वो बंदा भी उसे माफ़ी मांगता है और सभी फिर से थेरेपी सेशन में फोकस करते हैं। सब अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। जेनिफर भी सबके साथ अपनी प्रेम कहानी शेयर करती है और जॉश के नंबर को डिलीट कर उसे अपनी लाइफ से जाने देने के लिए आश्वासित होती है। इस थेरेपी सेशन से जेनिफर को बेहद शांति प्राप्त होती है। इसके बाद उसकी कार को टो करने वाली गाड़ी भी आ जाती है और जेनिफर सबको अलविदा कर वापस लौटने लगती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उस रात जेनिफर के सोने के बाद जॉश ने उसके मोबाइल का डेटा कॉपी कर लिया है और हल्किंग के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति की ओर से चुपके से उसके खून का एक नमूना चुरा लिया और उसकी एक तस्वीर खींचकर हल्किंग को सिंबॉलिकली मैसेज भेजा कि उसे शी हल्क का ब्लड मिल चुका है, जिससे अब वो हल्किंग की नेक्स्ट प्रोसेस की शुरुआत कर सकते हैं। और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि शी हल्क के पास फर्म के एक क्लाइंट का नया केस आया है। लिव फ्रॉग नाम का एक सुपर ह्यूमन जेकबसन पर एक फॉल्टी सुपरसूट देने के लिए मुकदमा दायर करता है। इसके बाद फाइनली मैट मर्डॉक की एंट्री होती है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैट अदालत में जेकबसन के लॉयर है जो उसके केस को लड़ेंगे।
अब फर्स्ट टाइम अदालत में किसी लॉयर द्वारा केस के सिलसिले में पॉइंट टू पॉइंट बातें और फैक्ट देते हुए दिखाया गया। इसी बीच लिपफ्रॉग अनजाने में ये खुलासा कर देता है कि उसने सूट का उपयोग करने के लिए जेकबसन के इंस्ट्रक्शन की अवहेलना की और जेट फ्यूल का इस्तेमाल किया, जिससे सूट बुरी तरह फट गया। इस खुलासे से लिपफ्रॉग ने जेकबसन पर किए आरोपों को डिसमिस किया जाता है और वो ये केस जीत जाता है। लेकिन शी हल्क द्वारा लिपफ्रॉग का झूठा केस लेने पर जेकबसन उस पर बेहद नाराज हो जाता है। केस हारने के बाद जब जेनिफर एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है, तभी वहां मैट मर्डॉक आ जाता है और उसे एक ड्रिंक ऑफर कर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। तब जेनिफर उससे पूछती है कि इतने छोटे से केस के सिलसिले में न्यूयॉर्क से अमेरिका आना कुछ ज्यादा नहीं हुआ। तब इस पर मैट कहता है कि जेकबसन एक अच्छा सुपर हीरो सूट डिजाइनर है, उसका भी सूट उसने ही डिजाइन किया है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है और सच्चाई के लिए वो कोई भी केस लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसी बीच मैट को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि किसी ने जेकबसन को किडनैप कर लिया है, तो वो उसे बचाने निकल जाता है। कुछ देर बाद जेनिफर को भी पता चलता है कि लिपफ्रॉग पर कोई सूट वाला बंदा अटैक कर रहा है, तो वो भी तुरंत वहां पहुंच जाती है। अब पहली बार मैट को हमें डेयरडेविल के सूट में दिखाया जाता है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जहां शी हल्क उस पर बेहद अटैक करती है, लेकिन डेयरडेविल उसके अटैक से बचकर लिपफ्रॉग का पीछा करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी शी हल्क अपनी पावरफुल ताली बजाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करती है और उसे पकड़ लेती है और उसका मास्क हटाती है, तो वो देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि लॉयर मैट मर्डॉक है। उसे देखकर वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे, तो वो बताता है कि लिपफ्रॉग ने जेकबसन को किडनैप कर लिया है और मुझे उसे बचाना है। तो वो पूछती है कि तुम तो अंधे हो, फिर ये सब कैसे कर लेते हो। तो मैट उसे बताता है कि वो लोगों की धड़कन सुनकर रेडार सेंस और इको लोकेशन की पावर की मदद से पता कर सकता है कि कौन कहाँ है। यहाँ तक कि वो उसकी धड़कनों को भी सुन रहा है जो अभी बेहद तेजी से धड़क रही है। उसकी बातें सुनकर वो उसकी फैन हो जाती है और उसकी मदद करने लगती है और अब दोनों मिलकर लिपफ्रॉग और उसके गुंडों की जमकर धुलाई करते हैं। ये सब देखकर लिपफ्रॉग भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। अब जेकबसन को लिपफ्रॉग से छुड़ाने के लिए शी हल्क ने डेयरडेविल की मदद की, इसीलिए जेकबसन जेनिफर को माफ कर देता है। इसके बाद जेनिफर और मैट दोनों एक दूसरे को हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलते हैं और अपने कमरे में एंजॉय करते हैं। अगली सुबह डेयरडेविल बगैर शूज पहने न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है। इधर निकी जेनिफर से मिलने आती है और उसे साउथ कैलिफोर्निया में होने वाले गाला इवेंट जाने के लिए तैयार होने को कहती है। यहाँ जेनिफर दर्शक से बात करने लगती है और अगला एपिसोड फिनाले होने की बात करती है, लेकिन अब तक तो ये एपिसोड एंड हो जाना चाहिए था, एंड नहीं हुआ, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है कहकर जेकबसन ने बनाई चमकीली ड्रेस पहनकर वो गाला इवेंट में जाती है, जहां उसे फीमेल लॉयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। यहाँ वो सबको मीडिया के सामने थैंक्स बोलती है और अपने बारे में बताने लगती है, लेकिन तभी इंटेलिजेंशिया वाले बैकग्राउंड में स्क्रीन पर चल रहे विजुअल्स को हैक कर लेते हैं और शी हल्क के बारे में बुरी बातें बोलकर उसने जोश के साथ बिताए प्राइवेट मोमेंट की वीडियो फुटेज लीक कर देते हैं। ये सब देखकर शी हल्क बेहद खवल जाती है और एक मुक्के से स्क्रीन को तोड़ देती है। यहाँ पहली बार उसका मॉन्स्टर रूप दिखाई देता है, जिसे देख सब डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं पास में फोटो ले रहे इंटेलिजेंशिया के एक मेंबर को वो पकड़ने का प्रयास करती है, लेकिन तभी डैमेज कंट्रोल वाले उसे रोक देते हैं और इस मॉन्स्टर लुक के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि DODC ने उसे पकड़कर उसी प्रिजन में रखा जहां एबोमिनेशन को रखा गया था। इसके बाद मैलरी बुक उसे मिलने आती है और उसके पैर में इनहिबिटर लगाकर इस शर्त पे रिहा करती है कि अब वो आगे कभी भी शी हल्क नहीं बनेगी। उस इंसिडेंट के कारण जेनिफर GL के NH फर्म से भी अपनी नौकरी खो देती है। अब इंटेलिजेंशिया और हल्क किंग के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में विफल होने के बाद वह सलाह लेने के लिए ब्लॉस्की के रिट्रीट में जाने का फैसला करती है। इधर निकी अपना दिमाग दौड़ाती है और हल्किंग की जानकारी निकालने के लिए वो इंटेलिजेंशिया की होने वाली एक प्राइवेट गैदरिंग में शामिल होने का निमंत्रण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेती है और पक को उस सभा में घुसपैठ करने के लिए कहती है। निकी के कहने पे
पग डरते हुए गैदरिंग में चला जाता है। इधर जेनिफर ब्लॉस्की के रिट्रीट में जाती है, लेकिन ब्लॉस्की वहां नहीं होता है। इधर निकी मोबाइल फोन से पग को मॉनिटर करती है और उसे हल्किंग के लोगों में से एक है ऐसा दिखाने के लिए शी हल्क के बारे में बुरी बातें बोलने को कहती है। अब पग भी वैसा ही करता है और शी हल्क को अय्याश बताकर उसका फर्म के बॉस हॉलवे के साथ अफेयर की झूठी बातें बताता है। तभी डॉट भी वहां आ जाता है जो शी हल्क के पीछे पहले से लगा होता है। वो पग के सामने रिवील करता है कि वही हल्किंग है और शी हल्क को एक्सपोज करने के लिए उसने ही इंटेलिजेंशिया वेबसाइट बनाई, क्योंकि उसे लगता है कि जेनिफर एक औरत है और वो हल्क बनने के काबिल नहीं है। इसके बाद डॉट एबोमिनेशन को यहाँ बुलाता है और सबसे मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में उसे इंट्रोड्यूस कराता है। हालांकि एबोमिनेशन को इंटेलिजेंशिया के वास्तविक लक्ष्य का कोई ज्ञान नहीं होता। वो तो बस कुछ पैसों के लिए डॉट के कहने पर यहाँ मोटिवेशन देने आया होता है। इसी बीच जेनिफर भी यहाँ पहुंच जाती है और अब उसे भी पता चल जाता है कि डॉट ने ही उसे दुनिया के सामने एक मॉन्स्टर बनने के लिए मजबूर किया था और वही हल्किंग है जिसने जॉश को जेनिफर के पास उसका ब्लड लेने भेजा था। और अब उसने शी हल्क के ब्लड में से ऐसा सीरम तैयार किया जिसे बॉडी में इंजेक्ट करते ही कोई भी नॉर्मल इंसान एक हल्क बन जाएगा। अब डॉट सीरम अपने शरीर में इंजेक्ट करता है और बड़े अजीब तरीके से हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसके बाद यहाँ एक ऐसी लड़ाई शुरू होती है जहाँ इस सीरीज में अब तक दिखाए गए सभी कैरेक्टर लाइक टाइटेनिया, टॉड, एबोमिनेशन और यहाँ तक कि ब्रूस बैनर भी हल्क के रूप में टपक जाता है। ये सब देखकर जेनिफर बेहद निराश हो जाती है और स्क्रीन तोड़कर डिज्नी के दूसरे शो में जाती है। ये सब देखकर हम भी थोड़ी देर के लिए सोचने लगते हैं कि फाइनल एपिसोड में ये सब क्या चल रहा है। तभी शी हल्क शो के राइटर के पास जाती है और इसे बचकाने क्लाइमेक्स के बारे में पूछती है, तो वो सब उसे मजाक में लेते हैं और उसे बताते हैं कि ये सब क्लाइमेक्स केविन ने ही लिखा है। केविन ने उसका और हम दर्शकों का मजाक में अच्छे से काटा है, इसीलिए वो डायरेक्टली सिक्योरिटी स्टाफ को एक एक कर पीट कर केविन से मिलने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के उस ऑफिस में जाती है। तो उसे पता चलता है कि केविन कोई इंसान नहीं बल्कि एक AI रोबोट है जो MCU की हर कहानी को अपने तरीके से लिख रहा है। लेकिन जेनिफर एज ए लॉयर उसे अपनी बातों में फंसाकर एपिसोड के क्लाइमेक्स को अपने हिसाब से लिखने के लिए मनाती है। यहाँ शी हल्क आगे चल के मूवी में दिखेगी ऐसा AI बोलता है। हालांकि AI इस बात को मजाक बताता है, लेकिन शी हल्क और हल्क की सोलो मूवी जरूर आएगी ऐसा हर फैन को लगता है। खैर वो तो हमें आगे पता ही चल जाएगा। अब शो में काफी चेंजेस करने के बाद शी हल्क के शो में वापस लौटने पर जेनिफर को पता चलता है कि टाइटेनिया ने इंटेलिजेंशिया के सदस्यों को हरा दिया है, जबकि डॉट और ब्लॉन्स्की को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जेनिफर अपने परिवार के साथ जश्न मनाने के लिए घर लौटती है। यहाँ मैट मर्डॉक और बैनर के साथ साथ सरप्राइजिंगली बैनर का बेटा भी शामिल होता है जो अब काफी बड़ा हो चुका है। यही वो रीजन है जिसके लिए बैनर बार बार साकार आता जाता रहता है। ये सब देखकर साकार में बिताए हुए दिनों पर कॉमिक के जैसे ही बैनर की मूवी भी आ सकती है। अब कुछ समय बाद जेनिफर अपनी नौकरी भी वापस ज्वाइन कर लेती है और डॉट के खिलाफ कोर्ट में केस दायर करती है और अब वो एक वकील और एक सुपर हीरो दोनों के रूप में अपना काम जारी रखने की कसम खाती है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन में वोंग ब्लॉन्स्की को जेल से बाहर निकालता है और उसे कमरताज में ले जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था इस सीरीज का खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला सीजन 1 का आखिरी एपिसोड। यदि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।